अच्छा ये हो गया, तो मतलब यहाँ से शुरू करना है। हाँ सर, यहाँ से। आर्टिकल 12 हो गया है? नहीं हुआ सर। चलो हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। पहले आर्टिकल 12 में क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। अब ये स्टेट्स क्या होता है बताइए? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्या स्टेट्स है? स्टेट्स का मतलब क्या? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल बॉडीज, राइट ना। जो सरकार और सरकारी संस्थाओं को क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके। आर्टिकल 12 में दिया है राज्य का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब सरकार और सरकारी संस्थाएं जो भी है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, राइट ना। गवर्नमेंट के जो भी असेंबली है, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट है, ये सब सब जितने भी है। अरे बंद कर दोगे तो क्या हम लोग गर्मी मर जाएं? एसी नहीं चाहिए? थोड़ा मैं धीरे बोलता हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, वहां पर डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो मैं क्या बताया? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट्स बोलते हैं। क्लियर? ये क्लियरली दिया है किसमें? आर्टिकल 12 में। ओके, जो पार्लियामेंट है या विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, ये सब के सब, या सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सब के सब क्या आपका डेफिनेशन क्या स्टेट्स है। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द, एनी लॉ inconsistent, see consistent with this part would be void और null। इसका मतलब है कि वो सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट के साथ को क्या उल्लंघन करता है, उसको वायलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो सारे लॉ क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? सर लॉ के बाद आपने क्या लिखा है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। सर एक वॉइडेबल भी होता है ना? क्या हो गया? सर एक वॉइडेबल भी होता है ना? वॉइडेबल, वॉइडेबल जैसे सर ये वॉइड है, वॉइड मतलब नहीं ले, तो एक वॉइडेबल भी होता है। वही वाइडेबल मतलब द एबल टू वाइड ना, वाइडेबल। वाइडेबल सर मींस दोनों का मीनिंग सेम ही है। हाँ देखो, वाइडेबल मींस क्या? वो लॉ जो एक्चुअली हटाया जा सकता है उसे क्या बोले? वाइडेबल लॉ, राइट ना। सिंपल सर होगा, मान लीजिए जो लॉ होगा, अगर लॉ फंडामेंटल राइट के अगर कंसिस्टेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो वो लॉ क्या वाइडेबल हो गया, मतलब उसको निकाल सकते हैं, निकाल देंगे, राइट। क्लियर? यस यस सर। ओके, आई बात समझ में? तो आर्टिकल 13, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले की बात है, जो ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक क्या है? एक रिलीजियस लॉ था जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, राइट ना। तो अगर इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रॉपर देखा और फाइनली बोला कि ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, इसलिए ट्रिपल तलाक वाला लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब वाइड है, नल है, राइट, उसको बैन कर दिया गया। क्लियर? समझ गए? समझ गए सर। गुड। आर्टिकल 13 क्लियरली बोल रहा है कि कोई भी नियम कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा वो वाइडेबल होगा, मतलब वाइड होगा, वो अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य, उसकी मान्यता नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ, आर्टिकल 14 से 18 तक, ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। जितने भी भारतीय नागरिक है वो सारे नागरिकों में समानता का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए बाल बढ़ा रहे हो कि सब लोग बाल बढ़ाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हाँ, तो समानता का अधिकार है ना, ठीक है। तो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। देखो यहाँ पे दो पार्ट आप देख रहे हो, एक तो क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये लिया गया है ब्रिटेन से, यूके से लिया गया है। मींस कानून के सामने में सब लोग समान है। क्या है? कानून के सामने में समानता। तो जो भी नियम कानून है, जो भी रूल है, लॉ है, उसके सामने सब बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो। आई बात समझ में? चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, ये सबको क्या है यहाँ पे
लॉ के सामने में, कानून के सामने में सब बराबर, सब समान है। आई बात समझ में? राइट ना? तो अगर हम सर देखें, फिर यहाँ पर बिफोर क्यों लिखा है सर? बिफोर मतलब अरे किसके सामने? कानून के सामने में सब बराबर है। बिफोर हेलो, का मतलब तो सर पहले हुआ ना सर? अब बिफोर का मतलब सामने नहीं होता है तो सामने भी होता है? तो अच्छा, नहीं पता पढ़े नहीं था है। सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ा है। बिफोर का मतलब सामने नहीं होता है। बाप रे बाप, ये तो गजब ढा रहे हैं आप। बिफोर का मतलब बहुत कुछ होता है, कि पहले होता है, सामने हम्म, होता है, पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व पूर्व, होता है, छोटा फॉर्मल भी होता होता है। हेलो, छोटा भी होता है, ठीक है ना? तो ऐसे एक ही मीनिंग नहीं है, बहुत सारे मीनिंग है। है। आप जो अच्छा। पढ़े होंगे ना, प्रीपोजिशन, क्या हम्म, पढ़े हो? अभी सर नहीं करवाया सर प्रीपोजिशन अभी हाँ, सर। तो एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होता है ना। हाँ सर, जैसे लुक का होता है, लुक में एट लगा दे तो अलग मीनिंग बनता है। हाँ, तो इक्वालिटी मतलब क्या है? कानून के सामने में सब बराबर है, जो भी गलत करेंगे उनको वही सजा मिलेगा जो बाकी को मिलता है। ऐसा नहीं, अगर मान लो कि कोई अगर ऑफिसर है, किसी को गलती से मार दिया या किसी को मर्डर कर दिया, तो उसको सजा नहीं होगा, उसको भी वही सजा होगा जो एक आम नागरिक को होता है। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के लिए ये नकारात्मक है, निगेटिव है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, उस पर एक तरह का क्या है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा शब्द आप देख रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो देख रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लिया गया है यूएसए से। ये कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। यूके मतलब ब्रिटेन, राइट ना, इंग्लैंड। और ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आप देखोगे इसका क्या मतलब होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो लॉ है, जो नियम कानून है, राइट ना, उनका प्रोटेक्शन सबको मिलेगा, सबका प्रोटेक्शन। एक्चुअली यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था, जजमेंट दिया था, जो दो जज के बेंच ने, यहाँ पे वो वायलेट कर रहा है, इसको खुद गलत कर रहा है। यहाँ बोला है हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का धर्म है। जिसको जितना ज्यादा खतरा, जिसको जितना ज्यादा थ्रेट, उसको उतना ज्यादा सुरक्षा। आई बात समझ में? यही पे बोल रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसी को मर्डर कर देता है, मार देता है, आजकल तो ये आम आम बात हो गया है, राइट ना। तो ये मर्डर केस जब होता है उसके अगेंस्ट, तो ये केस जो है ना, जब जो भी क्या, एक होता है प्रोसिक्यूटर, क्या होता है? प्रोसिक्यूटर मतलब जो केस करता है। दूसरा क्या होता है? डिफेंडर, जिसके खिलाफ केस होता है, राइट ना। आई बात समझ में? तो ये डिफेंडर के खिलाफ जो है, प्रोसिक्यूटर जो है, जो प्रोसिक्यूटर है बेसिकली, ये गवर्नमेंट बन जाता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपने तरफ से लड़ना लगता है। इसको क्या बोलते हैं? सरकारी केस बोलते हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ वादा किया था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, या जो भी कुछ चूक हुआ या जो भी कुछ मर्डर हुआ है, प्रोटेक्शन तो नहीं मिला ना एक तरह से देखा जाए तो, राइट। तो ऑफकोर्स क्या, गवर्नमेंट की तरफ, इसलिए गवर्नमेंट केस बन जाता है। याद रखना, जो लोग लॉयर है उन लोग से पूछना, बता देंगे आपको। इसलिए बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको जितना ज्यादा थ्रेट उसको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात है, एक साल पहले कंगना रनावत पे बहुत ज्यादा थ्रेट था, उसको चाहे जेड सिक्योरिटी मिला था। तो वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जो बड़े पोस्ट पे है उसको ज्यादा बॉडीगार्ड मिलता है, राइट ना। तो वही बात है कि जिसको जितना ज्यादा थ्रेट है उसको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। और ये आर्टिकल 14 में दिया है। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद है गवर्नर और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के दौरान, अपने ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान, अगर मर्डर भी कर देते हैं, किसी भी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। मतलब देयर शुड बी नो एनी केस अगेंस्ट द गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट। हाँ, कर सकता है वो, अगर प्रेसिडेंट किसी का मर्डर भी कर देना, कोई भी क्राइम करे ना, उस पर केस नहीं बनता है, ये एक्सेप्शन है। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? सबकी नहीं, प्राइम मिनिस्टर पे आ जाएगा। ओके, तो क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोई भी क्राइम करता है प्रेसिडेंट, तो उनके खिलाफ केस नहीं होता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओके, आई बात समझ में? क्या बोलो? क्यों नहीं होता है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्यों होता है?
आप जानते हो कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट होते हैं। और सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन? प्रेसिडेंट होते हैं। अब हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है, हेड ऑफ द स्टेट्स है, जिसकी जिम्मेदारी है सबको कंट्रोल करना, स्टेट्स बताया था करेक्ट ना, उसका हेड कौन? प्रेसिडेंट। अगर वही कोई गलत करे या उनके अगेंस्ट ही अगर क्या उंगली उठ जाता है, उनके अगेंस्ट ही अगर केस हो जाता है, तो ये हमारे देश के स्वाभिमान के लिए बहुत ही खराब चीज है कि दूसरे देश में हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हम अपमानित होंगे, पहली बात। दूसरी बात है इसीलिए यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप देखे होंगे कि एज जो है वो 35 ईयर्स रखा गया है, राइट ना। बाकी पोस्ट के लिए 35 ईयर्स नहीं है, लेकिन ये दो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 35 ईयर्स है। क्यों रखा गया? कि इस टाइम में लोग मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योरिटी में क्या है, कोई भी गलती नहीं करते, स्पेशली क्राइम तो नहीं करते। और ऐसे भी क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जो है ना सिर्फ पावर है, लेकिन वो कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए क्या है, इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं होता, बिकॉज ये हमारे पूरे इंडिया का गार्डियन है, मतलब माई बाप है, सबसे ऊपर में सर्वोच्च पोजीशन पे बैठे हुए है, राइट। आई बात समझ में? क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। ये आर्टिकल 15 यह है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होगा, राइट। नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड पे बहुत फोकस करना। बोला कि 5 ग्राउंड पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन सा? धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो आप देख रहे हैं कि जो 5 ग्राउंड है, कौन कौन सा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो भी स्टेट्स है, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स है, वो ये 5 ग्राउंड पे भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन सा? धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। रेस बंद, रेस होता है ना, रेस, हम लोग आर्यन रेस के हैं, काले गोरे रेस हो गया ना। गुड इवनिंग, हु आर यू? समझ में आ गया? ये 5 ग्राउंड पे देखो, अदर ग्राउंड हो सकता है, जैसे मैं बात करूंगा इकोनॉमिकल ग्राउंड, राइट ना, क्या? अब ये ग्राउंड पे भेदभाव हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे भेदभाव होता है? आप देखते हैं हमारे देश में जो अमीर लोग हैं उससे ज्यादा टैक्स लेते हैं, गरीब लोग हैं उससे कम टैक्स लेते हैं, हो गया ना भेदभाव। या गवर्नमेंट गरीब लोगों को पैसा देते हैं, अमीर लोग को नहीं देता है, हो गया ना भेदभाव। तो अदर ग्राउंड पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन 5 ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? आ गई सर। इसलिए यहाँ पे ओनली वर्ड का ध्यान रखना। अदर ग्राउंड पे हो सकता है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे हो सकता है, इकोनॉमिक ग्राउंड पे हो सकता है। आई बात समझ में ना? क्या वो बता रहा हूँ, सुनो अभी। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अच्छा प्रश्न पूछे हैं आप, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर कास्ट के आधार पे तो भेदभाव करते हैं, सही बोले हैं। लिंग के आधार पे तो भेदभाव करते हैं, सही बोले हैं। जन्म स्थान के आधार पे तो भेदभाव करते हैं, सही बोले हैं। तो फिर यहाँ पे तो लिखा है, तो क्या गलत लिखा है? जी नहीं। मीनिंग समझिए, इसलिए बोलते हैं कि इसमें मीनिंग छुपा हुआ होता है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना कि सरकार अगर, क्या हुआ, हाँ, अगर मान लो कास्ट की बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो लोअर कास्ट होते हैं, SC ST होते हैं, अगर कहीं पे मान लीजिए वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्या होता है, फीस कम लिया जाता है, राइट ना, फीस कम लिया जाता है, राइट ना। अमीर लोगों का क्या फीस ज्यादा लिया जाता है। तो पहले मैं बोला कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे भेदभाव किया जा सकता है। और पूरे 1-2 को मत देखो, पूरे एवरेज ना है। आई बात समझ में? एवरेज नॉर्मली जो है वो क्या वीकर सेक्शन होते हैं। आई बात समझ में? अगर हम दूसरी बात देखेंगे तो वहां पे उसको क्या कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, इट इज अ काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
अब जो है लोअर कास्ट के कमजोर वर्ग के लोग हैं, सदियों से हमेशा वो कमजोर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अब हम लिंग के आधार पे, जैसे आप देखते हैं कि बस में, अब बस में वुमन के जो है ना, जो औरत होते हैं उनके सीट्स रिजर्व होते हैं, मेल के सीट्स रिजर्व नहीं होते। आई बात समझ में? मतलब जो वुमन की सीट है वो क्या, वो वुमन क्या बोलती है, ये मेरा है तो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है, राइट ना? मतलब हम जहां मर्जी वहां बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा तो रिजर्व है ही, राइट? ट्रेन में उसका अलग से बॉगी होता है ना, नहीं होता है? होता है ना? तो क्या आप भेदभाव को बोलेंगे? नहीं, वो सपोर्ट है। क्या है? जो वीकर सेक्शन है, जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी कमजोर वर्ग है, उनको सपोर्ट किया जाता है। आई बात समझ में? आप बोलेंगे कैसे वीक, लेडी कैसे वीक है? अगर हम देखें फिजिकली तो वीक है, फिजिकली तो वीक है ना, इमोशनली लड़का लोग वीक है। अगर मान लीजिए अगर क्या कहीं पे सीट है, बस में ही चढ़ना है, तो लड़का लोग तो क्या चलो ठीक है, फिजिकली क्या स्ट्रांग है, वो जाकर के फटाक से बढ़ जाएगा। वुमन का क्या, बेचारी को तो कभी सीट ही नहीं मिलेगी बैठने के लिए, राइट ना? तो क्या उनको मिलना चाहिए ना? तो जो भी क्या है, समझ रहे मेरी बात? तो इसको हम लोग कैसे, इसको क्या, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं। आई बात समझ में है ना? प्लेस ऑफ बर्थ में डोमिसाइल हो गया है, राइट ना? ये क्या एक तरह का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट है। क्लियर? कुछ डाउट? अगर सर कोई हमको हम हमारे साथ हमारे रिलीजन को लेकर कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेट करता है तो हम क्या लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं सर हम? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टेट्स की। मैंने पहले बता दिया हूँ कि जो फंडामेंटल राइट है ये अगेंस्ट दी स्टेट है। स्टेट मींस क्या, गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या जाता है कि हमें ऐसा अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, जिससे हमें सरकार या सरकारी संस्थाओं से बचाया जा सकता है। आई बात समझिए, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जो गवर्नमेंट सर अथॉरिटीज है वो हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई बात समझ में? लेकिन सर ये जो राइट है, ये जो 6 राइट है फंडामेंटल, वो राइट मुझे मिले है ना सर, हर इंडिविजुअल को मिले हैं वो तो। तो इंडिविजुअल राइट आपको मिली है, तो ऐसा थोड़े बोला है कि अब रिलीजन के आधार पे जो है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को, अगर मान लीजिए अगर आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मस्जिद में जाऊंगा पूजा करूंगा, तो क्या ऐसा थोड़े हो गया? यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना। हेलो, यस सर। अब आप बोलेंगे कि हम हिंदू होकर के जाएंगे मस्जिद में पूजा करेंगे, मुस्लिम बोलेंगे मैं मंदिर में जाकर के पूजा करूंगा, तो ये कहलाता है दैट इज रॉन्ग ना? हाँ, इसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट थोड़े है। तो आप अगर बोलेंगे कोई इंडिविजुअल अगर हमें कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर हाँ, अगर पूरे कम्युनिटी को अगर बोल रहा है तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम, फिर हो सकता है केस। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इमरजेंसी के टाइम में। ओके, आया समझ में ना? क्या यस बोल सर आ रहा गया। है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो भेदभाव नहीं कर सकता। ओके, बोलो। यस सर आ गया सर। तो हाँ, जो वो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्या बोले हैं? तो जो पीपल्स है सर वो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ भेदभाव। कर सकते हैं। अब वैसे तो होता है ना, अब एग्जाम्पल के लिए होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं उसके लिए भी अगर एक्ट बन गया है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दिया है कि अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई एक्ट बनाते हैं, देखिए लॉ और एक्ट में फर्क, ये सब लॉ है, देखिए हमारा एक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। पार्लियामेंट्री जो है ना, वो बना देता है कि ये एक्ट में ये सब लॉ है। अगर इसके अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लोअर कास्ट, जैसे मैं एक नाम ले रहा हूँ भंगी करके, क्या है, भंगी एक कास्ट है। आई बात समझ में? हेलो, लेकिन भंगी जनरल वर्ड में जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, भंगी मतलब क्या है कि जो लोग मतलब सिविलाइज तरीके से नहीं रहते, अगर सही तरीके से अपने शरीर का मेंटेन नहीं करते तो भंगी बोलते हैं, भंगी तो दिखते हैं, राइट ना? ऐसा ये एक यूजुअल वर्ड हो गया है, ये बोलचाल की भाषा में आ गई है। लेकिन अगर गलती से आपने सुना होगा, एक बबीता जी है, बबीता जी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, देखे है ना? यस सर। हाँ, उन्होंने एक बार जो है सोशल मीडिया पे बोल दिया है कि मैं डेली जो है मेकअप करती हूँ या ये करती हूँ वो करती हूँ ताकि मैं भंगी की तरह ना दिखूं। ये वर्ड पे इसके खिलाफ केस हो गया है, और ये केस अभी आ गया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत खतरनाक केस होता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए लॉ बनाया गया, उसके लिए क्या एक्ट बनाया गया है। जिसके लिए एक्ट बनाया है पार्लियामेंट, उस पर हो सकता है, जिसके लिए एक्ट नहीं बनाया उस पर नहीं हो सकता। हेलो, हाँ, अगर पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया तो ऑफकोर्स क्या है, एक्ट के अकॉर्डिंग केस हो सकता है। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ बात है भेदभाव की बात है। आप बताइए, यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं एक हिंदू होकर के अगर जाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि जो है ना मैं वहां पे मस्जिद में मैं पूजा करूंगा,
तो क्या वहां के लोग हमें करने देंगे पूजा? तो ये क्या हो गया, भेदभाव नहीं हो गया हमारे साथ? मतलब वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ तो मुझे मना कर रहा है, तो नहीं हो गया भेदभाव? तो इंडिविजुअल तो कर सकते हैं ना, जहां पे वैलिड है वहां कर सकते हैं। एम आई राइट? यस बोलिए। सर। आज जैसे मैं लिंग की बात कर रहा हूँ, अब लिंग में ही देख लीजिए भेदभाव। अब लड़की बोलेगी कि नहीं बच्चे को जन्म मैं नहीं दूंगी, लड़का तुम ही दो। अब कैसे होगा बताओ मुझे आप? अब जो पॉसिबल नहीं है तो वहां पर तो डिस्क्रिमिनेट होगा ना, भेदभाव होगा ना। ये भेदभाव नहीं है, नेचुरली है। क्या है ये? नेचुरली वही। तो जहां पे वैलिड होगा वहां पे तो कर सकते हैं, जहां वैलिड नहीं है वहां नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ बर्थ ही ले लीजिए आप एग्जांपल के लिए। अगर जो जहां का है, जिस स्टेट का है, जिस जगह का है, उसको वहां पे ज्यादा अधिकार मिलेगा, जो बाहर से उनको कम अधिकार मिलता है। तो होता है देवता का भेदभाव। तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो जहां पे वैलिड है या नहीं है उसके लिए एक्ट बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट जॉब की। ये क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। आई बात समझ में? यहाँ पे इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको अवसर दिया जाएगा, आपको जॉब में समानता नहीं मिलेगी, आपको जॉब पाने के लिए अवसर दिया जाएगा। आई बात समझ में? जॉब पाने के लिए जो है समानता का अवसर। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक, समझ जाएंगे इससे आप मान लीजिए ये क्या है? एक रेसिंग ग्राउंड है जहां पे रेसिंग होने वाला है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जो इसको क्रॉस करेगा, पता नहीं कटअप होता है, कटअप एग्जाम देते हैं, कटअप पार करते हैं, वो जॉब पाते हैं, राइट ना? तो जो इसको पार करेगा वो क्या हो जाएगा? वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट ना? जो पार नहीं करेगा सिलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे वर्ड दिया है अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है और कुछ लोग यहाँ पे है। अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, अगर दोनों में कॉम्पिटिशन करवाएंगे तो आपको ए जीत जाएगा, नहीं जीत जाएगा? आगे है ना? तो यहाँ बात करें जो भी कम्युनिटी या जो भी कास्ट आगे है, आगे है, तो वो तो ऑलरेडी क्या, वो जॉब तो पहले वही उन्हीं को मिल जाएगा, तो हमेशा जीतेगा, नहीं जीत जाएगा। इसलिए जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करते हैं और इसको क्या है? रिजर्वेशन के द्वारा यहाँ से यहाँ रख देता है। दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। हाँ, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, आरक्षण। चलो हम यहाँ पे कर दिए हैं, आई बात समझ में? अब जो है अब समानता हो गई। अब क्या प्रेसिंग करो, ओके? आई बात समझ में? तो इस तरह का क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फैसिलिटी मिलना चाहिए। आई बात समझ में ना? ऐसा नहीं है कि एक घोड़ा है जो हमेशा चना खाता है, बहुत ही अच्छे से खाना खाता है, दूसरा घोड़ा को घास भी नहीं मिलता। आप दोनों को बोलेंगे रेस करो तो कौन जीतेगा? चने खाने वाला, राइट ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको ज्यादा फैसिलिटी मिला है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिला है। तो वो भी देखा जाता है कि कौन से वर्ग को कम मिला है न्यूट्रिशन, कौन से वर्ग को ज्यादा मिला है। इसलिए क्या कर दिया, उनको रिजर्वेशन कर दिया कि इतना सीट आपके लिए रिजर्व है, अगर आप में शक्ति है तो इसको क्रॉस करो। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप बिना एग्जाम के आपको दे देंगे जॉब, ऐसा बोलते हैं क्या? एग्जाम दो, क्रॉस करो, थोड़ा सपोर्ट कर दिया, किसमें? कट ऑफ में। किसमें? कट ऑफ में। थोड़ा किसमें? फीस में। आई बात समझ में? थोड़ा किसमें? एज में। तो एज में, फीस में, कट ऑफ में थोड़ा आपको रिलैक्स दे दिए है, लेकिन एग्जाम तो पार करना ही है आपको। आई बात समझ में? ओके, ओके यस और नो? अब बात यह है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे देश में अभी भी गांव में आप जाओगे तो ये अछूत की भावनाएं हैं। कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ आप लोग गांव में नहीं रहते हो ना, शहर में रहते हो, तो क्या पता। गांव में जाओगे, जो लोग बिहार के हैं उनको पता होगा, एक कास्ट होता है डोम करके। हाँ, जो बिहार को पता होगा, या जो यूपी के उनको यस पता सर। होगा। हाँ, जो यूपी का उनको पता होगा, एक कास्ट होता है चंडाल करके। हाँ, होता है। हाँ, अरे चंडाल के वही जो क्या है कि जो लाश को जलाते हैं शमशान में, होते हैं। यूपी के हो आप? बिहार में डोम नहीं होता है। हाँ,
तो ये जो है इन कास्ट को क्या है, लोग अभी भी टच करते हैं तो बोलते हैं कि हम अछूत हो गए, अशुद्ध हो गए हैं, अब गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, छिड़कना पड़ेगा, पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, तब शुद्ध होंगे। हम लोग यहाँ पे डोम एक ऐसा कास्ट होता है जो टोकरी बिनते हैं, टोकरी बनाते हैं, असुअर पालते हैं, ऐसा होते हैं। मतलब वो गांव से दूर रहते हैं, जंगल के तरफ रहते हैं, उनको गांव से दूर रखा गया है। लेकिन ये और गलत सर है। उनका एरिया भी अलग ही होता है। क्या बोले प्रीति? सर उनका एरिया भी अलग ही होता है। हाँ, वही गांव से दूर रखा गया है उनको, गांव से दूर जो है एक ना जंगल, उस जंगल में घर बना कर रखते हैं वो लोग। यस। ओके, मतलब इनके शरीर में अगर टच हुआ तो क्या हो जाएगा, वो अछूत हो जाएंगे, मतलब क्या वो अशुद्ध हो गया। हाँ, तो ये सब गलत नहीं है, आपको नहीं लग रहा है गलत है? ये टोटली रॉन्ग है ना, ये गलत है ना। तो ये जो भी है, अभी भी हमारे देश में क्या है, अछूत की भावना है, अभी तो कम हो गया है। पहले तो लोग जो चमार कास्ट होते हैं, राइट ना, जिसको कॉबलर बोलते हैं, क्या कॉबलर, ओके, या दुसाद कास्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कास्ट है जिनको क्या अछूत मानते थे। सो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ये संविधान में क्लियरली बोला है कि अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, राइट ना, जो अछूत का उन्मूलन, क्या उन्मूलन, अबोलिशन मतलब उन्मूलन। तो अब क्या है देश में, अगर ऐसा करते हैं और अगर ये जाकर के अगर आपके खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया, जी हाँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट है, यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट राइट है। देखिए बाकी सब क्या इफेक्टिव है, ये क्या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब क्या, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। आई बात समझ में? जी हाँ, अगर किसी को अगर आप बोलोगे, किसी भी कास्ट को डिग्रेड करोगे, किसी को अछूत की भावना से देखोगे, इस तरह की चीजें होगी, तो ऑफकोर्स आपके खिलाफ केस हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। हाँ, हालांकि अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन हमारे संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, अछूत को कहीं पे भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, किसी परिभाषा क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। लेकिन जो भी प्रैक्टिकली, ओके, मतलब व्यवहारिक तौर पे हमारे समाज में जिस तरह के जो अछूत की भावनाएं चल रहे हैं, हमारे समाज में जिस तरह के अनटचेबिलिटी की भावनाएं चल रहे हैं, उनको क्या बोला गया है, अनटचेबिलिटी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या मानते हैं कि जो हमारे समाज में जिस तरह के अनटचेबिलिटी को लोग फॉलो करते हैं, अछूत की भावनाओं को फॉलो करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। आई बात समझ में? सर जैसे कि ये चंडाल है सर, जैसे हाँ। डोम सर, जैसे मान लो ये जहाँ पर भी है, तो सर जैसे कि ये छुएंगे तो जैसे कोई छूने नहीं देगा, या फिर जो भी बोल देगा तो ये जाके हमारे खिलाफ कोर्ट में केस करा देंगे। देखो, छूने का मतलब ऐसा नहीं है, एक मिनट, ऐसा नहीं कि वो हमें छूने के लिए आएगा और हम जो है मतलब उसको छूने नहीं देंगे तो केस कर देगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला हूँ, देखो, पहली बात तो अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन नहीं दिया है। अब ये हमें क्यों कोई छूने के लिए आएंगे, पहली बात, किसी को छूना गलत है ना, यस और नो? यस सर। तो अभी मान लीजिए कि ओके, नहीं होती क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि नॉर्मली शहर में तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, या जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे क्राउड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सा कास्ट है, नहीं है, क्या है, नहीं है, राइट ना। अब ये गांव के लोग जो है ना, उसके पास काम कम होता है, ओके, कम बिजी होते हैं, तो ज्यादा दिमाग चलाते हैं वो लोग, राइट। अब बैठे रहेंगे और हाँ, वो क्या अलग अलग जो है ना कुछ नियम कानून समाज में लाते रहेंगे, ये है दिस है दैट है, पता नहीं क्या क्या, ओके। छोटे कास्ट को हमेशा से दबाते रहेंगे, उनके खिलाफ जो है ना कुछ करते रहेंगे। मतलब वहां पे ऐसा बात बोला गया है कि लोअर कास्ट अगर मान लीजिए आते हैं, रोड पे चलते हैं, आप उसको इसलिए मारोगे कि तुम रोड पे नहीं चल सकते हो क्योंकि तुम अछूत हो। अगर तुम रोड पे चलोगे तो बाकी के लोग जो है वो अशुद्ध हो जाएंगे, रोड अशुद्ध हो जाएंगे, वो छुआ जाएंगे। सो दैट इज रॉन्ग ना, वो गलत है ना। क्या बोल रहे हैं आप बोलेंगे नहीं तुम अनटचेबल हो इसलिए रोड पे नहीं आ सकते, तुम अनटचेबल हो इसलिए कुआं से पानी नहीं ले सकते, तुम अनटचेबल हो इसलिए तुम नदी में स्नान नहीं कर सकते, तुम अनटचेबल हो इसलिए तुम फॉरेस्ट, ये सब गलत नहीं है क्या, बताइए मुझे, बोलिए। यस सर। सर एक बात हो रहा है सर, जैसे कि तो जैसे मैं हरियाणा में रहती हूँ सर, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ना जो वाल्मीकि कास्ट होती है सर, उसको नीचा मानते हैं। तो तो तुम बोल सर ले, तो तुम लोग बोले मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा, भगा दूंगा यहाँ से, समझा? कुछ बोल रहे हैं ना, कुछ सुनाई दे रहा है अभी यहाँ पे? जी हाँ, रिपीट कीजिए। सर जैसे कि मैं हरियाणा में रहती हूँ, हम्म। तो सर जैसे हमारे यहाँ नीची कास्ट जो वाल्मीकि को माना जाता है। अच्छा, वाल्मीकि, ठीक है, ओके, वाल्मीकि जी को माना जाता है, हाँ।
यस सर, इसको वैसे चूड़ा बोलते हैं। बुरा बोलते हैं इनको। हाँ तो सर जैसे कि उनको चूड़ा। वे हमको मतलब जैसे कि जो और होते हैं उनको ये बोलते हैं, अगर हमको तुम चूड़ा। सब चूड़ा बोलोगे तो हम फेस कर देंगे, तो सर अच्छा, ऐसा मतलब कर क्या सकते लोअर कास्ट बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? हैं? हाँ सर। लोअर तो कास्ट। सर वो ऐसे बोलते हैं कि हम तुम हमें ये बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। चलिए सर ऐसा अब मैं, हो सकता है? ओके अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चूड़ा नहीं पता था मुझे, हाँ चमार तो पता है, लेकिन चूड़ा नहीं बोलते। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, देखिए वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे हैं वो रियली में लोअर कास्ट, अगर हम देखने जाएंगे तो लोअर कास्ट। अब ये लोअर कास्ट उनके कर्म से बनाया गया था, उनके क्या जन्म से नहीं बनाया गया था, पहली बात तो ये। क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाल्मीकि जी जो है कर्म से पहले क्या थे, डाकू थे। क्या थे ये? एक गुंडा थे, एक डकैत थे, एक डाकू, जिनका नाम था रत्नाकर डाकू। हेलो, अगर रामायण पढ़े होंगे तो एक्चुअली ये जो है रत्नाकर नाम का एक डाकू था, एक डकैत हुआ करता था, जो रास्ते में जितने भी राही उधर से गुजरते थे उनके सामान लूट लिया करते थे। आपने स्टोरी सुना होगा कि एक बार जो है उधर से नारद जी जब गुजर रहे थे तो उनको पकड़ लिया और नारद जी के सामान लूटने लगे। नारद जी जब उनसे पूछा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो तो इसमें इसका भागीदारी कौन होगा, क्योंकि तुम जो लूटते हो वो सामान का प्रयोग तो उपयोग सब करते होंगे, आपके फैमिली के जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं सब करते होंगे, लेकिन पाप के भागीदारी तुम अकेले हो, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे भाई बहन कोई भी नहीं है। बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम जा करके पूछ सकते हो। बोलोगे नहीं तुम भाग जाओगे। बोला तुम मुझे बांध दो। नारद जी को वहां पे एक पेड़ के लगे उसको बांध दिए। बांधने के बाद जो है वो गए और जाने के बाद अपने फैमिली में सबसे पूछे कि क्या जो मैं पाप कर रहा हूँ उसमें भागीदारी आप लोग हो? सबने मना कर दिया कि हम भागीदारी नहीं है। आई बात समझ में? फिर वापस आए, इन्होंने नाथ जी को बोला कि हमारा पाप से उद्धार कैसे होगा। बोला एक काम करो, तुम राम नाम जपो। उसको राम बोलने आता ही नहीं था, तो बोला उल्टा बोलो। क्या बोलो? मरा मरा बोलो। मरा मरा में क्या राम का साउंड आ रहा है, देख लीजिए, राइट। तो वहां से बोला, फिर बोलते बहुत हजार वर्ष तक तपस्या किया, 60,000 वर्ष तक। तब जो है भगवान राम ने उनको क्या दर्शन दिया। अब बोला कि मैं त्रेता युग में आ रहा हूँ। और ये सब पहले रामायण, राम के आने के पहले रामायण लिखा जा चुका था। और ये किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने, राइट ना? पढ़े ना ये सब स्टोरी, सुने होंगे? यस और नो? तो नहीं अगर हम सुना देखें वो सर, कर्म पहली से बार पहले जो सुना है। यहाँ पे कर्म के आधार पे वर्ण था ना, जातिकरण था, तो कर्म के आधार पे वो लोअर थे, नो डाउट। लेकिन जब वो धर्म में आया तो सबसे महान हो गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। ऋषि मीन्स क्या? बहुत ही बड़ा ब्रह्म ऋषि, ऋषि हो गए, बहुत बड़े हो गए। अब जो भी लोग कह रहे हो गलत कह रहे हैं। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर मैं भी बोलूंगा तो मैं भी गलत हूँ। वाल्मीकि जी जो है वो बिहार के रहने वाले थे, सिवान जिला के रहने वाले थे। जी हाँ, ओके। क्या ऐसे बोल रहे हो? यही वाल्मीकि जी, अब जिनको आप बोलते चूड़ा, आपको पता है भगवान राम की जो पत्नी का वनवास हुआ था, क्या एक मैं बता देता हूँ। माँ सीता को जब वनवास दिया गया था, राम ने उनको त्याग किया था, वन में गई थी, तो यही वाल्मीकि जी अपने कुटिया में रखे थे माँ सीता को, और वहां पे दो बच्चों को उसने जन्म दिया था, लव और कुश को। आई बात समझ में? अगर वो अछूत होते, अगर वो छोटे कास्ट होते, अगर वो नीच होते, तो माँ सीता उनके घर में रही थी, उनके आश्रम में रही थी, वहां दो बच्चों को जन्म दिए थे। ये वाल्मीकि ही जी थे। आई बात समझ में? तो उनको बोलिएगा, जो ऐसे बोलेंगे ना, समझ रहे हैं आप? हेलो, किधर गए? यस सर। यस जो सर। ऐसे बोलेंगे उनको आप उत्तर दीजिएगा कि जिस वंश के तुम, क्या बोलते हैं जी हाँ, जिस वंश के तुम बच्चे हो, उनका जन्म जो है ना ये वाल्मीकि जी के कुटिया में ही हुआ था। अगर हम देखा जाए जितने भी क्षत्रिय लोग हैं तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम भगवान राम के ही वंश के हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। क्लियर? तो वही बात है। ये सब क्या ना, सब फालतू गिरी है, समझे ना? लोग अपने फायदे के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। हमारे पास तो कोई कुछ बोलते नहीं है, वरना हम ले लेंगे लपेटे में ना। देखो एक्चुअली क्या है, मैं एक खुद क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि जो गलत है गलत है। ये क्षत्रिय वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब बराबर है। सब कर्म से अच्छा है और कर्म से बुरा है। कर्म से हम मैं मानता हूँ, कर्म से अगर अच्छा है तो ऑफकोर्स अच्छे है, कर्म से बुरा है तो बुरा है, राइट ना? आई बात समझ में? कुछ डाउट है? सर ये क्षत्रिय, सर ये जो क्या? क्षत्रिय होते हैं ये कौन होते हैं? देखिए क्षत्रिय, अब ये सब मैं लेक्चर लेता हूँ हिस्ट्री के लेक्चर में, मैंने पढ़ाया होगा, आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो पता होगा आपको।
मैं वैदिक एज जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पुरुषोक्ता थियरी है, 4 वर्ना सिस्टम, 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण सिस्टम। 4 वर्ण में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट ना। वो कर्म के आधार पे है, वो क्या योग्यता के आधार पे है, मेरिट के बेसिस पे है। सर जैसे कि ये तो मैंने पढ़ रखा है सर, जो ब्राह्मण है वो सर जो पुजारी का काम करते हैं, क्षत्रिय सर जो युद्ध का करते हैं, सर वैश्य जो व्यापार का, शूद्र सर जो सफाई का काम करते हैं। लेकिन सर जो क्षत्रिय होते हैं जैसे अब वर्तमान में, उनके अंदर सर क्या कहते हैं, जैसे जात वगैरह, सर ये पूछ रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं डीप में पढ़ाऊंगा ना तो आपको वैदिक एज में पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बताऊंगा तो यहाँ से हम थोड़ा क्या विचलित हो जाएंगे, मतलब थोड़ा। सर हाँ। हम इसमें में चले चलिए मैं जाएंगे। फिर भी तो आपके बता देता हूँ। देखिए पुरुषोक्ता मतलब क्या, हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो 10वां मंडल है, ध्यान देना, ऋग्वेद जो है नाम सुने होंगे। ऋग्वेद में 10 बुक है, 10 बुक में 10th मंडल है, 10th मंडल को लिखा है पुरुषोक्ता ने। पुरुषोक्ता में 4 वर्ण दिया है ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब उसके योग्यता के आधार पे 4 वर्ण दिया। योग्यता के आधार पे, आप कर्म भी नहीं बोल सकते, योग्यता अलग होता है और कर्म अलग होता है। तो हम बात करें योग्यता के आधार पे, मतलब बोला है कि जिसके पास नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज मीन्स क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो ब्रह्मांडीय सत्य है, ब्रह्मांड के बारे में जो सत्य जिसके पास है, वो ब्राह्मणीय सत्य से ब्राह्मण हुआ है और कुछ नहीं। मतलब जो भी नॉलेजफुल पर्सन है, जो भी दिमाग से अपने मस्तिष्क से स्ट्रांग है, उनको ब्राह्मण बोला गया है। अब हो सकता है कि मान लो कि एक इंसान, एक फैमिली के जो है 4 बेटे हैं, अब एक बेटा टीचर है जो कि मेंटली स्ट्रांग है, तो अब वो कुछ ब्राह्मण होगा। एक बेटा जो है आर्मी में चला गया, वो क्या है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो क्षत्रिय कहलाएगा। एक बेटा बिजनेसमैन बन गया, ओके, तो क्या, वैश्य कहलाएगा। और एक बेटा जो है वो निकम्मा हो गया, तो शूद्र कहलाएगा। एक ही फैमिली में चारों हो सकते हैं। तो ये कर्म मतलब क्या, उसके योग्यता के आधार पे था। ऐसा नहीं था कि जो पुजारी है, पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा, ये सब सिस्टम बाद में बना है। ओके, ऐसा होता नहीं है, तो होता है, अभी भी होता है। सर अब तो नहीं होता ये सर, पुजारी का बेटा पुजारी ही होता है सर। वही ना, अब कहाँ, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब बदल रहा है, लेकिन हाँ बदल रहा है, मैं बोला बदल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी आप गांव में जाओगे ना तो ऐसा नहीं होता है, जो पंडित है, पंडित ही जो है वो, क्योंकि बाकी के आम इंसान हम लोग जो है वो संस्कृत पढ़ते नहीं है। हमारा रिलीजियस लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है, राइट ना। संस्कृत तो हम लोग छोड़ दिए, पता नहीं कहाँ गया संस्कृत। अरे हम संस्कृति छोड़ दिए, संस्कृत क्या 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 बात है, राइट ना। अपने संस्कृति को हम लोग फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फिर साड़ी पहन के क्यों नहीं आई आप, साड़ी पहन के क्यों नहीं आएगा यहाँ पे क्लास में। ड्रेस इज पार्ट ऑफ द कल्चर ना, एनी बिलीव दैट, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मैंने मजाक किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अच्छा हिंदी में, हिंदी भी क्या है, अब मैं संस्कृत बोलूंगा समझ में आएगा, बताओ, नहीं आएगा ना, ठीक है। वैसे देखो अभी, चलो ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंग्लिश में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इंडिया एस्टैब्लिश्ड, इंडिया एक्सेप्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, हम लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन को स्वीकार किए हैं, आई बात समझ में। और इंडिया में जो है वो 1835 में, कब, 1835 में जो है वेस्टर्न एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड किया गया है बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्टैब्लिश्ड किया है 1835 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकलॉ कमिटी। आई बात समझ में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो हमारा क्या वेस्टर्न एजुकेशन ही चल रहा है। हाँ, देखो लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है, इट्स अपना कल्चर चला गया। देखो कल्चर का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल से, लोग समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। कल्चर का मतलब क्या हो जाता है, कल्चर मतलब है कि व्हाट वी एक्ट, क्या हम करते हैं, हमारा एक्टिविटीज जो है वही कल्चर है। आज जो भी कल्चर होगा, जो भी एक्टिविटी हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए सही होगा, सो दैट इज गुड फॉर आर, वही बाद में कल्चर बन जाएगा। कोई न्यू, मान लो कोई न्यू एक्टिविटी है, एग्जाम्पल के लिए, जब कल्चर बनाता था कंप्यूटर था, मोबाइल था, मोबाइल फोन, ये फोन वगैरह था, कुछ नहीं था ना, रेलवे था, नहीं था ना। लेकिन अब हमारे लिए क्या हो गया, वो जरूरी हो गया है ना। तो हमारा कल्चर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, क्या कर लिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो हमारे कल्चर का वो पार्ट बन गया, इट्स ओके।
तो अभी वेस्टर्न एजुकेशन क्या हो गया, हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है, वो भी हमारा कल्चर बन गया है। ऐसा तो नहीं बोला है कि कल्चर का पार्ट कुछ नहीं ऐड नहीं हो सकता है ऐड, कुछ नया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सिंपल। आई बात समझे? सिंपल आप कहना चाहते हैं कि चाइना में चाइनीज लैंग्वेज है वही यूज करते हैं, चाहे कंप्यूटर क्यों ना हो। देखो पहली बात तो आप समझो कि, एक मिनट, चाइना जो है ऑलमोस्ट मोनोकल्चर है, क्या है, क्यों हंस रहे हो, मतलब वहां पे ऑलमोस्ट जो है वो एक ही रिलीजन रहते हैं, ओके, और बाकी रिलीजन का कोई राइट ही नहीं है, बाकी धर्म का कोई अधिकार नहीं। इंडिया मल्टी कल्चर है, क्या मल्टी डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया भाई एक डेमोक्रेसी है, वहां पे लोगों की सरकार है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो एक नहीं है, बहुत सारे चीज है। चाइना में अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल लाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, अगर आवाज उठाएगा तो हमेशा के लिए उठ जाएगा, राइट ना, नहीं चाइना में। इंडिया में ऐसा नहीं है, हमें बोलने का अधिकार है, हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं, हम बोलते हैं, हमारा प्रेशर ग्रुप होता है, गवर्नमेंट प्रेशर भी जनरेट करते हैं, राइट ना, तो ये सब चीजें हैं। आई बात समझ में? तो ये फर्क है ना, गवर्नमेंट का सिस्टम का अलग अलग फर्क है ना, तो फिर तो हम चाइना से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उनका नाम तो ऐसे से होता है स्ट्रिंगिंग, हाँ पता नहीं क्या है, जो भी मतलब एक बर्तन गिरा आवाज निकला वो नाम रख दो, राइट ना, हाँ नहीं हंसना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ओके। वही एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ऐसे मैं भी मजाक उड़ाया, मैं भी गलत किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो टाइटल होता था पहले के टाइम में, क्या है कि लोग लगते टाइटल, छत्रपति, राजा, महाराज, महाराज धीराज, मिर्जा, सवई, पता नहीं क्या क्या टाइटल। अब एग्जाम्पल के लिए, अब हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा, रवि वर्मा क्या थे, रवि वर्मा का नाम सुने होंगे आपके, है ना, नाम सुने, रवि वर्मा एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। आज जो हमारे देश में जो देवी देवताओं का जो फोटो मिलता है, फिगर मिलता है, फोटो मिलता है, वो कोई और नहीं, रवि वर्मा का सबका सारा पेंटिंग है। ये सारे पेंटिंग्स किसने किए थे, रवि वर्मा ने किए थे। आई बात समझ में? आप बिलीव नहीं करोगे, शुरू के टाइम में जो हमारे यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं हैं, उनका पेंटिंग क्यों बनाया गया था, क्या वजह है, वो भी समझना पड़ेगा। इनका हमारे समाज में बहुत बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि पहले के टाइम में, इंडिपेंडेंस के पहले, छोटे कास्ट को लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, पढ़े होंगे आप लोग, बहुत बार जो है वो रिवोल्ट भी हुआ है, विद्रोह भी हुआ है, छोटे कास्ट को मंदिर में अपर कास्ट नहीं जाने देते थे। तो लोअर कास्ट ये जो है देखा कि भगवान का एक ऐसा चित्र बनाया, ऐसा पेंटिंग बनाया कि लोअर कास्ट कहीं पे भी एक रोड के साइड में या जो पेड़ के नीचे कहीं पे वो फोटो लगा करके पूजा पाठ अपने घर में करने लगा था। आई बात समझ में? एक रिवॉल्यूशन आया था। पहले मंदिर में होता क्या होता, मतलब मूर्तियां होती थी, लेकिन एक पेंटिंग अलग, जैसा पेंटिंग है जैसे फोटो में वैसा मूर्तियां होती है, प्रॉपर देखे हो आप, अरे जैसे फोटो में आप देखते हो ना देवी देवताएं होती है, वैसे मूर्तियां होती है, फर्क है ना बहुत सारा, देखना गौर से, ओके। लेकिन इसको क्या दिया है, टाइटल दे दिया, कौन, अकबर टू ने, किसका टाइटल, राजा का, राजा रवि वर्मा, अकबर टू मुगल बादशाह जो था। अब जैसे एग्जाम्पल के मोहन रॉय, मोहन रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राइट ना, एक्टिविस्ट थे, रिफॉर्मर थे, उनको क्या दिया टाइटल, राजा का, राजा राम मोहन रॉय, ओके। अब गालिब, गालिब क्या था, एक शायर था, नाम दे दिया मिर्जा गालिब, राइट ना। तो ये जो सारे टाइटल्स लोग बांट रहे थे, यूं ही ले जाओ टाइटल, ठीक है ना। अब टाइटल अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट ने हमें टाइटल दे दिया है, तो समाज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, राइट ना, लोग हमें रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा, लोग को हम जो बोलेंगे वो करना स्टार्ट कर देगा, लोग के क्या है कि उसे नाम डरा के हम उससे क्या टैक्स वगैरह ले सकते हैं, पैसा वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब चीजें होती थी। यहाँ पे बात करें इक्वालिटी की, अगर कोई अलग अलग किसी का अलग अलग टाइटल होगा तो इक्वालिटी आएगी नहीं आएगी ना, बोला किसी को टाइटल नहीं मिलेगा। ब्रिटिश के टाइम में भी था, जैसे नाइटहुड का टाइटल, हिंद केसरी का टाइटल, राइट ना, बोलते हैं ना नाइटिंगेल का टाइटल, नाइटिंगेल किसको बोलते हैं, सरोजिनी नायडू को, किसको, हिंद केसरी किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को,
पता है ना, नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर को, कुछ भी याद नहीं। देश बंधु, दीन बंधु, सुने ये सब? मत सुनो। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल को अबोलिश कर दिया है कि द स्टेट्स, यहाँ पे याद रखना क्या बोले, गवर्नमेंट जो है किसी को टाइटल नहीं दे सकता। द स्टेट्स कैन नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ टाइटल टू एनी सिटीजन एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। मिलिट्री और एकेडमी को छोड़ के, अब मान लो जो पीएचडी करेगा तो टाइटल आ जाएगा डॉक्टर, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, सिंपल। जो एकेडमी में या जो आपका मिलिट्री है, आप जो कर्नल है, ब्रिगेडियर है ना, मेजर है, तो आ जाएगा टाइटल, कैप्टन, कर्नल, मेजर, वो क्या टाइटल ही है। तो एकेडमी और मिलिट्री को छोड़ के नॉर्मल लोगों को गवर्नमेंट टाइटल नहीं दे सकता। आई बात समझ में? कुछ डाउट? यस और नो? अवार्ड इज नॉट अ टाइटल। किसी को अगर भारत रत्न का अवार्ड दिया है, वो टाइटल नहीं है, वो अवार्ड है। आई बात समझ में? एक उपाधि होता है और एक टाइटल। टाइटल तो ये उपाधि हुआ ना, अवार्ड क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरस्कार। पुरस्कार है ना, पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात बोले हैं, ध्यान देना कि द स्टेट्स कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइटल टू एनीवन एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। दूसरा बोला गया यहाँ पे, इंडियन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल गिवन बाय द फॉरेन स्टेट। अगर जो दूसरे कंट्री के जो विदेशी लोग अगर किसी भी भारतीय को कोई भी टाइटल देगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियरली मेंशन है 18 में। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इनइक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी। तीसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं, अगर उसको कोई फॉरेनर स्टेट दे रहा है कोई भी टाइटल, वो ले सकता है, बट आफ्टर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वो टाइटल को स्वीकार कर सकता है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर रह रहा है तो। आई बात समझ में? कहीं जाना है आपको? सच बोलिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ। आई नो आपको कहीं पे जाना है। क्लियर? Yes, sir. No, तो ये sir. क्या है, 14 से 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हम समान है, हम समान है, एक समान है। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पहले था समानता, अब क्या, स्वतंत्रता, राइट ना, फ्रीडम। हमें लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है। पहला तो फ्रीडम हमें यही दिया गया है, आर्टिकल 19। इसमें क्या है, 3 आर्टिकल है, 19 है, 4 है, 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। आई बात समझ में? 4 आर्टिकल है। 19 के पहले क्लॉज में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है। और हमें एक्सप्रेस मींस क्या, अभिव्यक्ति का भी आजादी, क्या अभिव्यक्ति की भी आजादी है। अभिव्यक्ति मतलब हम अपने ग्रीवियंस को, अपने आइडिया को, अपने थॉट को, अपने जो भी कुछ है प्रॉब्लम्स को हम शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप मैं बता रहा हूं। ओके, एक्सप्रेशन का यहाँ पे 2 चीज दिया है। पहली बात कि जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये वोकल हो सकता है। वोकल मतलब क्या, हम बोल के, या ये रिटर्न हो सकता है। ओके, लिख के भी हम कर सकते हैं। ओके, जैसे स्पीच हो गया, बोल के कर सकते हैं, या जो मूवी बना के कर सकते हैं, ऑडियो रिलीज करके कर सकते हैं, कैसेट बना के कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। रिटर्न की हम बात करते हैं तो जो हमारा एडिटोरियल्स है, आर्टिकल है, पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, राइट ना, सोशल मीडिया में जो हम लिखते हैं आजकल, ट्विटर, ये वो दिस दैट, हम कर सकते हैं, हमें अधिकार दिया है। लेकिन एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉलिटिकल। ये क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल को, जो भी पॉलिटिशियंस है उसको भी कितना भी कुछ बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जनरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। ये जनरल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं किए हैं। अगर हम बोलेंगे कि सारे भारतीय लोग इमोशनल फूल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनरल बोले हैं, सबको बोले हैं। आई बात समझ में? तो कोई हम पे केस नहीं कर सकता। सबके सब बकवास है, भंगी है, ये वो दिस दैट हम बोल सकते हैं। सारे भारतीय लोग क्या है, घटिया है बोल सकते हैं। अब कर लो, कुछ नहीं कर सकते, ये जनरल हो गया। आई मतलब, तो जनरल टर्म हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, ये सोशल भी हो सकता है, लेकिन ये सोशल हो सकता है, लेकिन ये मोरल भी होना चाहिए। सोशल है तो अगर मोरल है तो दैट इज गुड।
मोरल क्या, नैतिकता के आधार पे होना चाहिए। आई बात, इमोरल नहीं होना चाहिए। ऐसी बात आप बोलोगे जो किसी को बुरा ना लगे। ओके, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए या पर्सनल नहीं होना चाहिए। किसी का अगर हम लोग पर्सनल अटैक करते हैं किसी को, अगर हम, तो क्या वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है, मानहानि का केस कर सकता है, और हमें फिर जेल में घसीट लेंगे वो, राइट ना। आई बात समझ में? तो इंडिविजुअल अगर किसी धर्म के बारे में आप बोलेंगे सो दैट इज रॉन्ग। इंडिविजुअल हो गया ना, अगर किसी धर्म के बारे में आप बोलते हैं गलत हो, राइट ना। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। इंडिविजुअली अगर अटैक करते हैं किसी भी धर्म को या किसी भी पर्सन को या किसी भी कास्ट को, तब गलत है। सारे कास्ट को आप बोलेंगे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोला ना कि भंगी एक पर्टिकुलर कास्ट है, इंडिविजुअल कास्ट है, उनके खिलाफ चला गया ना वो। आई बात समझ में? अगर इंडिविजुअल रिलीजन, लेकिन एक भी चीज और है। चलिए हम मान लेते हैं कुछ देर तक कि नुपुर शर्मा ने सही बोला है, जो भी कुछ उनके बुक में लिखा गया था वो सही बोला है, हम मान लेते हैं। और जिस वाव में बोला है वहां पे वो एक तरह का आंसर था, वो रिएक्शन था, राइट ना, वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत ही अच्छे बड़े पोस्ट पे, आप जब बड़े पोस्ट पे आप जाते हैं तो आप एक क्या हो जाते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं। आई बात समझ में? और जिम्मेदार व्यक्ति जो बोलता है ना, उसको बहुत सारे हजारों लाखों लोग फॉलोअर होते हैं, उससे हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नुपुर शर्मा ने इस दृष्टिकोण से तो गलत की है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो इनको उतना बड़ा भी सजा नहीं दिया जाएगा जितना बड़ा लोग बढ़ा के बोल रहे हैं। ओके, हाँ, इनको बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इनको डांटा जाएगा, कुछ बोलेंगे कि आप गलत किए हैं, राइट ना। लेकिन एक चीज और है कि इनके सारे चीज को देखेंगे, ऐसा नहीं जजमेंट दे देगा। वो बोला गया वो एक टिप्पणी है, उन्होंने क्या जजमेंट नहीं दिया है। जजमेंट रिटर्न होता है, वो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड नहीं है। आई बात समझ में? तो इनके पीछे की वजह और इनके साथ जिससे के बहस हो रहा था उनको भी घसीटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो एक्चुअली शिवलिंग के बारे में गलत बोला था, तो उसके वो आंसर में बोला था, राइट ना। तो एक जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं ना तो उनको बहुत ही संभल के बोलना पड़ता है, ये भी समझना पड़ेगा हमें, राइट? नहीं बोलो, अभी आप लोग बच्चे हो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे हो, जब आप बच्चे, एक काम करना, अभी आपके शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ ना, अभी आप माँ बाप को कुछ भी बोल दोगे ना, बुरा नहीं मानेंगे। माँ को कुछ भी बोल दोगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। एक बार शादी कर लोगे आप, राइट ना, तब माँ को आप छोटी बातें बोलेंगे उनको बुरा लगेगा, राइट ना। एक कभी प्रैक्टिकली सोचना, आप पता चलेगा आप। तो एक जब हम जिम्मेदार बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो है ना, हमारा जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना, वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते जाते हैं। हम बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है, और यही क्या है, एक तरह का हमारा सोशल लॉ है, राइट ना। क्लियर? समझ में आया? ये आ गया सर समझ। ठीक। फ्रीडम ऑफ असेंबली, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, राइट टू एक्सप्रेशन में क्या है? राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। चुप रहना भी हमारा मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हमें कोई जबरदस्ती नहीं बोला कि चुप, तो बोलो ही। और राइट टू साइलेंस का जो है ना, इसका फायदा लेडीज लोग बहुत ज्यादा उठाती है, गर्ल्स लोग, राइट ना। कुछ भी अगर पापा से लेना हो, किसी से भी लेना हो, बस चलो ठीक है, बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, रूठ गए। राइट टू साइलेंस फंडामेंटल राइट। चलो अब क्या है, पूरा करो हमारे मांग, फिर पूरा कर दिया जाता है ना। हाँ हाँ बोल रही है, ठीक है। तो राइट टू एक्सप्रेशन में क्या फंडामेंटल राइट है। ओके, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकता है कि तुमको बोलना ही पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं राइट टू असेंबली। असेंबल मींस क्या होता है? टू गैदर। गैदर मतलब क्या है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। आई बात समझ में? ओके, तो लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एकत्रित करना, ये अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। मतलब इन शॉर्ट, कभी अगर मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा योजना है जिसके खिलाफ आपको लोगों को इकट्ठा करना है, प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, अपोज करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं मिला है। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। होती है, गलत करते हैं, करते नहीं। अब जब
लेट टू एक्सप्लेन। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको एक्चुअली क्या है। देखो, राइट टू स्ट्राइक में क्या जाता है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर वहां पे अगर हड़ताल किया, स्ट्राइक किया और वहां पे अगर गोलियां चली या आंसू गैस चला, किसी का मृत्यु हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा 26 जनवरी 2021 में हड़ताल स्ट्राइक हुआ था और लाल किला पे भी बहुत लोग जो है ना किसान जो आंदोलन चल रहा था, राइट ना, आ गए थे। पिछले साल की बात है, वहां पे 1-2 लोग की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होंगे। आई बात समझ में? सिंपल, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, समझ गए चंदन? यस सर, समझ गए सर। ये जो आप बता रहे हो सब कुछ हमको याद करना पड़ेगा, या जो फिर आपने जो लिखवा रखा है ये बुलेट पॉइंट्स इसमें सिर्फ? याद करने की क्या बात है, ये हमारे जीवन में जरूरी है। अगर नहीं भी पढ़ाओगे तभी भी जरूरी है ना। हाँ तो है, तो लिख वो तो जरूरी है सर, इसमें जैसे याद करने वाली बात क्या है, बताओ मुझे आप। सर ऐसे तो है ही यहाँ सर, जैसे क्या बोले हिमांशी? तो जैसे कि वो तो याद करना पड़ेगा ना कि सर 14 में इक्वालिटी का मैं अच्छा, आर्टिकल याद करना, ऐसे बोले हैं आप? हाँ सर। तो आर्टिकल याद करने का ट्रिक बताया था, याद है आपको? नो नहीं सर। बताया, नहीं बताया कोटरी का आपने आर्टिकल का ये याद। लोग बहुत ही झूठे हो आप लोग। सर टीयर ऑफ क्यों बताया आपने ड्यूल सर याद हमें करने? तो बताया नहीं है। अच्छा, तो क्या करे, बता दे। अच्छा, ये फिनिश करके एने बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स राइट टू असेंबल। देखिए यहाँ पे क्लियरली है, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली। हम जब कभी भी क्या करेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे तो बिना हथियार के, बिना आर्म्स के। आइए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बिना आर्म्स के, बिना हथियार के आप विरोध करेंगे, एक। और दूसरा जो है पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से। आई बात समझ में? जिससे क्या है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी का तो नुकसान होना ही नहीं चाहिए। ये दिया है क्लियरली 2 में, गॉट इट? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें संस्था बनाने का भी अधिकार मिला है। संस्था, चाहे हम अगर कंपनी, हमारा एक संस्था बनता है, कोई स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, कंपनी खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, इंडस्ट्री खोलना है, या रिलीजियस संस्था जो होता है, चैरिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, आई बात समझ में, या पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ओके, या सोशल जितने भी है, आपका एनजीओ हो गया, ये सब क्या है, खोलने का, ये सब बनाने का हमारा अधिकार है। हमें कोई नहीं रोक सकता। ओके, आई बात समझ में? जैसे अब ये बोल रही है कि मैं बनाऊंगी एक धार्मिक संस्था, क्या, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, ये बोल रही है, वहां प्रवचन देगी, ये प्रवचन देगी। हाँ, ठीक है, तो वही बात है, तो बना सकते हैं, कर सकते हैं, वही बात है। लेकिन यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि ऐसी संस्था जो हमारे देश के इंटीग्रिटी, यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए डेंजर है, वैसी संस्था को इलीगल घोषित किया जा सकता है। अब मालूम, मैंने एक संस्था बनाया और वो संस्था बन गया टेररिस्ट ग्रुप, क्या बन गया, आतंकवादी संस्था है, टेररिस्ट है, जो हमारे देश के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए खतरा है। सो दैट इज इलीगल। वो क्या है, अमान्य है, वो गलत है और संवैधानिक है। आई बात समझ में? ओके, अभी आप लोग सुना होगा पीएफआई, क्या नाम है एक पार्टी का, एफपीआई, पीएफआई क्या है? और जिनका नाम आ रहा है बहुत जगह पे, अभी मोदी जो गए थे पटना में, वहां पे जो है उन्होंने मतलब क्या पकड़ा है आतंकवादी को, 2-3 को। पीएफआई है, वही है ना? एफपीआई या पीएफआई, ऐसा ही कुछ नाम है, ऐसे कुछ नाम है। एनीवे, तो उस पर अभी जांच चल गया है। अगर जांच में फंस जाएगा कि रियली ये फंडिंग कर रहा है टेररिस्ट को, इसको इलीगल कर देगा। ओके, जैसे अलकायदा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है ना, वो क्या पार्टी है जो इलीगल है, हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप ऐसी संस्था नहीं बना सकते हैं जो हमारे देश के लिए, मतलब किसमें, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, राइट ना? तो ऐसे संस्था आप फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? समझ रहे हो ना? यस सर। अब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट इन एनी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। हम अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, रहने वाला आगे है, नेक्स्ट। ओके, तो मूवमेंट मतलब
हम घूमने के लिए जाते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, आप क्या टूरिस्ट मतलब क्या आप जाते हैं मनाली जाते हैं, कुल्लू जाएंगे, रानीखेत जाएंगे, मसूरी जाएंगे, तो क्या वहां रहने के लिए जाएंगे या देखने के लिए कैसा क्या है, नहीं है, राइट ना, पर्यटक बन के, टूरिस्ट बन के। हाँ, तो हम अपने देश में कहीं पे भी जा सकते हैं, आइए समझ में ना, किसी भी जगह पे कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है। पहली बात तो ये बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कि जो भी शेड्यूल्ड एरिया है, जो भी रिजर्व्ड एरिया है, वहां पे आप नहीं जा सकते। आप जैसे हमारा मिलिट्री बेस है, आप बोलेंगे हम वहां जाएंगे, आपको जाने देंगे क्या? मिलिट्री बेस क्या है, शेड्यूल्ड है, रिजर्व्ड है ना, वहां पे आपको नहीं जाने देंगे। आई बात समझ में, समझ रहे हो ना आप? ओके, एक दूसरा क्या बोला यहाँ पे कि कुछ लोगों को भी प्रोटेक्ट क्या रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोस्टिट्यूट्स, जो ऐसे लोग, ऐसे सेक्शन जिससे हमारे समाज में गलत धारणाएं जाएगी, हमारा समाज दूषित होगा, वैसे लोग को भी रोका गया है, उसके खिलाफ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे हम बोलते हैं ये रेड लाइट एरिया है, राइट ना, रेड लाइट एरिया समझते होंगे आप लोग। तो वहां पे क्या है कि उस ग्रुप के लोग रह सकते हैं, मींस प्रोस्टिट्यूट जो वेश्यावृत्ति चल सकता है, उसके बाहर उनको जाने का अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? यह एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई ऐसा जो है क्या है, बीमारी है, जो महामारी है, मतलब जो फैलते हैं, राइट ना, जैसे कोरोना हो गया था, उसमें लोग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्या बोला गया था, आप यहाँ से यहाँ बाहर नहीं जा सकते। आई बात समझ में ना? तो उस सिचुएशन में भी फ्रीडम हमारा टू मूवमेंट हटाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर, समझ गए? तो ऐसा नहीं बोलेंगे कोरोना है, आप बोलेंगे नहीं मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मैं पूरा घूमूंगा, दैट इज रॉन्ग, गलत है ना, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट, कम्युनिकेबल डिजीज, राइट ना। क्या ऑफ कोर्स हुआ नहीं, कि कितने लोग पे केस हुआ है। हाँ, कोरोना होता है, कोरोना नहीं, बहुत लोग कोरोना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आई बात समझ में? यस सर। तो क्या है ये, भ्रमण का अधिकार, किसका अधिकार, भ्रमण, राइट ना। भ्रमण मतलब क्या, घूमना फिरना, भ्रमण, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, हाँ, अब यहाँ पे हमें रहने का अधिकार मिला है, ओके, कहीं पे भी रहने का अधिकार मिला है या कहीं पे निवास करने का अधिकार मिला है, राइट ना। तो ये हम अपने देश के किसी भी कोने में कहीं पे जाकर के हम रह सकते हैं और यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। आई बात समझ में? मैं बिहार का हूँ, मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ, रह रहा हूँ, राइट ना, ओके, मैं रेसिडेंट बिहार का ही हूँ लेकिन सेटल्ड कहाँ पे हो, दिल्ली में हूँ, ऐसा भी होता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये क्या है आपका, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, ये भी अधिकार है, लेकिन फिर वही बात आती है, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे भी क्या है, रिजर्व एरिया है, वहां पे आप नहीं रह सकते। आप बोलोगे कि रोड पे हम घर बनाएंगे क्योंकि मुझे अधिकार दिया है कि रिसाइड का, हम घर क्या, हमारे पास घर नहीं तो हम रोड पे बनाएंगे, सो दैट इज रॉन्ग, नो, रिजर्व्ड है, राइट ना। आई बात समझ में? कहीं पे मान लो कि अभी जंतर मंतर जो है फील्ड है, वहां पे जाए घर बना लिए, हम यहीं पे रहेंगे, हमारा अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है, कैसे रोकोगे? नहीं, ऐसा नहीं रह सकते, वो रिजर्व एरिया है, ओके। कुछ डाउट नहीं ना? नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, काम, पेशा, राइट ना। तो जो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, पहले के टाइम में क्या होता था कि टीचर मतलब कि जो ब्राह्मण है वही टीचर टीचिंग काम करेंगे, ऐसा नहीं है, अब कोई भी टीचर बन सकता है, राइट ना, राइट ना, सबको अधिकार मिला है, कोई भी प्रोफेशन में किसी भी जा सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी जा सकते हैं, राइट। ऑक्यूपेशन, पहले जो है सिर्फ जो है फार्मर जो ग्रुप होते हैं वही खेती कर सकते हैं, अब कोई भी कर सकता है खेती, राइट, ओके। तो ऑक्यूपेशन में हो गया, ट्रेड मतलब बिजनेस, ये अब क्या है, कोई भी, सबको अधिकार मिला है, जिसको मर्जी वो क्या कर सकते हैं, जो अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकता है, ये अधिकार मिला है, ओके। कुछ डाउट, पक्का ना? तो ये हमारा हो गया 19, ओके, ज्यादा नहीं है, 470 है, ज्यादा कहाँ हुआ, 470 ज्यादा हो गया। एक चीज मैंने नोट करी है, हर एक कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं पांचों सारे। हाँ, तो कनेक्ट है जी, हाँ, चलिए मैं एक और तरीका बताता हूँ याद करने की, हो गया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, याद कैसे करते हैं समझो, हटा दो।